चलें। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया था और आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मे बी के 7 जून से जो है वो फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाए तो रिवीजन में हमें काफी आसानी हो जाएगी। और बाकी चीजें जो है आपको पता चल गई होंगी कि अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हो रहे हैं तो आपके पास वो थोड़ी सी आसानी आपके पास है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की वजह से। अब आपको सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या मैथ्स जो है वो आपको देना है। बायो या मैथ्स के पेपर आपको जो है वो देने हैं। लिहाजा लिहाजा आपके पास अब और आसानी हो गई बेटा, और आसानी आपके पास हो गई है। तो आप इससे फायदा उठाएं, इससे आप फायदा उठाएं और कोशिश करें कि आपके मैक्सिमम नंबर जो हैं वो आ सकें, मैक्सिमम नंबर आपके आ सकें, इससे आप बेनिफिट उठाएं। तो चैप्टर नंबर 7 हम शुरू करते हैं। इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं करा रहा क्योंकि चीजें अब शॉर्ट हो गई हैं, तो हम इसको डायरेक्ट शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको हम फिर कुछ चीजें रिवीजन भी हम कर सकें, रिवीजन नोमेनक्लेचर वगैरह हम रिवीजन कर सकें। लिहाजा अब देखिएगा जरा कि चैप्टर नंबर 7 जो है वो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है, इस हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री में टॉपिक्स हैं वो केमिस्ट्री ऑफ अल्केन है, केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन है, केमिस्ट्री ऑफ अल्काइन है और केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन है। अल्केन में दो कंपाउंड्स हैं, इथेन और मीथेन। अल्कीन में एक कंपाउंड है इथीन, अल्काइन में कंपाउंड है इथाइन। लिहाजा ये चार कंपाउंड्स पढ़ने हैं। इन कंपाउंड्स में रिड्यूस सिलेबस में इथेन है, केमिस्ट्री ऑफ इथेन है, केमिस्ट्री ऑफ इथीन है, केमिस्ट्री ऑफ इथाइन है, केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन है। बेंजीन के टॉपिक्स भी कम किए गए। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री ऑफ इथेन के माने ये होंगे, केमिस्ट्री ऑफ इथेन के माने ये है कि आपको बेसिकली इसका नोमेनक्लेचर करना है, आपको इसका स्ट्रक्चर करना है, आपको जो है इसका प्रिपरेशंस करनी है और आपको इसके रिएक्शंस करने, ये माने होंगे केमिस्ट्री ऑफ इथेन के। कि आपको रिएक्शंस करना है, आपको नोमेनक्लेचर करना है, स्ट्रक्चर करना है और प्रिपरेशन करनी है। तो हम इथेन शुरू करते हैं, इथेन से हम शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर में आपको इन सब के करवा चुका हूं। तो इथेन की केमिस्ट्री हम देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम आते हैं इथेन का जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए कार्बन जो है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन के मुतालिक कुछ बातें मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूं भाई कि एक्चुअली कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इसके माने इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 और फिर 2s2 और फिर क्या आ जाएगी 2p2। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में देखता हूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, क्या आ जाएगा 1s2, फिर क्या आ जाएगा 2s1, फिर क्या आ जाएगा 2px1, फिर क्या आ जाएगा 2py1, फिर क्या आ जाएगा 2pz1 आ जाएगी। ये कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। सही है बेटा, ये आगे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर इन तमाम ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो होता क्या है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और मिलने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिन नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। एक ऐसे प्रोसेस को जिसमें डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड हों और मिलकर नए एनर्जी के, सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स बना लें, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स, आपने फर्स्ट में डिटेल से पढ़ा, यहां पर इसको मैं शॉर्टली बता रहा हूं कि अगर डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स, अगर डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड हों, अगर डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड हों
और सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स बना लें, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तीन टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन है। एक को sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, एक को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और एक को हम कहते हैं sp1। अगर एक s ऑर्बिटल जो है, अगर एक s ऑर्बिटल तीनों p से मिल जाए, px से, py से और pz से, तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सही है। अगर एक s ऑर्बिटल मिले px से और py से, तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर एक s ऑर्बिटल मिलता है सिर्फ px से, तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है sp1 हाइब्रिडाइजेशन। सही है। कार्बन के लिहाज से याद रखिएगा, अगर कार्बन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, बिकॉज कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 रहेगा, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन भी ये रहेगी। तो आप कार्बन को आइडेंटिफाई करेंगे उसके बॉन्ड से। अगर कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, अगर कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड बन रहा है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर कार्बन के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें sp3 sp1 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसको अच्छी तरह याद रखिएगा बेटा, क्योंकि हमें तीन अलग अलग कंपाउंड्स पढ़ने हैं। उन तीनों अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है। मैं एक दफा समराइज कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो sp1 हाइब्रिडाइजेशन। जिन मॉलिक्यूल्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल 109.5 डिग्रीज का बनता है। जिन मॉलिक्यूल्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उन मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान एंगल बनता है 109.5 डिग्रीज का। और उनका जो शेप बनता है वो टेट्राहेड्रल। ये याद रखिएगा, जिन मॉलिक्यूल्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिन मॉलिक्यूल्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उनका जो शेप बनता है वो टेट्राहेड्रल बनता है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, 109.5। जिन मॉलिक्यूल्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उनमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो एंगल बनता है वो 120 डिग्रीज का बनता है। वो बनता है 120 डिग्रीज का बनता है। और उसका जो शेप बनता है वो होता है लीनियर, सॉरी, वो होता है ट्राइगोनल। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप बनेगा ट्राइगोनल और एंगल बनेगा 120 डिग्रीज। जिन मॉलिक्यूल्स में sp1 हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका जो शेप बनेगा वो लीनियर, और जो एंगल बनेगा उनके दरमियान वो 120 डिग्रीज का। तो अब आप कार्बन को सिर्फ इस बात को देख लीजिएगा कि अगर कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। अगर कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसका शेप जो है वो क्या होगा, ट्राइगोनल होगा। और अगर कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो उसका शेप जो है वो क्या हो जाएगा, वो लीनियर होगा। अगर हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट कर लें, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर C2H6 हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ईथेन है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे C2H4, ये ईथीन है।
यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे C2 और H2, ये इथाइन है। अब हम जब इसको पढ़ेंगे तो ये शेप्स आप ध्यान में रखिएगा। इथेन का जो शेप है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इथीन का जो शेप, ये इथीन कहलाएगा बेटा, ये क्या कहलाएगा, इथीन। इथीन का जो शेप है ये क्या हो जाएगा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी और शेप क्या हो जाएगा इसका, इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल। और जो इथाइन का शेप है, ये इथाइन का जो शेप है, ये शेप जो है वो क्या हो जाएगा, लीनियर, और एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्रीज का। ओके, बात समझ में आ रही है भाई। अब हम आगे चलते हैं, इस चीज को आगे हम क्लियर करते हैं। अब देखिएगा जरा, अब देखें कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि ईच कार्बन एटम ऑफ इथेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड containing 4 sp3 hybrid orbital which are arranged in space in a regular tetrahedral fashion with an angle of 109.5 degrees. Orbital hydrogen atoms, while 4th sp3 orbital 1 carbon atom overlaps with sp3 orbital of other carbon। ये इसका शेप आगे देखें जरा, यहाँ नोट करें, ये जरा देखिएगा। ये दो कार्बन है, इनमें जो बॉन्ड बन रहा है सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है भाई। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड आ गया, ये वाला सिंगल बॉन्ड ये आ गया। फिर कार्बन, ये एक कार्बन का, इसको मैं थोड़ा सा अगर कलरफुल कर दूं आपके लिए, ये देखें, ये शेप जो है वो टेट्राहेड्रल शेप ही है। जो शेप है ये टेट्राहेड्रल है बेटा, ये देख लीजिएगा। ये शेप है कार्बन का, ये जो शेप आपको दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल शेप है कार्बन का। ये आपके पास कार्बन का टेट्राहेड्रल शेप जो है ये आ गया। ये पहले कार्बन का टेट्राहेड्रल शेप है, और इसके बाद जनाब ये आ जाएगा आपके दूसरे कार्बन का, ये आ गया टेट्राहेड्रल शेप। ये दूसरे कार्बन का टेट्राहेड्रल शेप आ गया। ये देखिए, ये आ गया टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है भाई। अब हर कार्बन जो है, कार्बन देखें आप, ये कार्बन आपस में कंबाइंड हो गए, ये आपस में मिलेंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा sp3 और sp3, और ये सिग्मा बॉन्ड होगा। फिर हर कार्बन के 1, 2 और 3 ऑर्बिटल बचे हुए, ये ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल होता है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 है। ये जो और बॉन्ड बनेगा ये बनेगा sp3 और s। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बनेगा sp3 और s, और ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड बनेगा sp3 और s, ये हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड बनेगा sp3 और s, ये सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड बनेगा sp3 और s, ये सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड बनेगा sp3 और s, सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड बनेगा sp3 और s, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये बनेगा sp3 और sp3, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। इस तरह इथेन का जो एक मॉलिक्यूल है, इथेन का जो एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें याद रखिएगा, इथेन के एक मॉलिक्यूल में C2 और H6 के एक मॉलिक्यूल में 7 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और सिग्मा बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इस वजह से इथेन का मॉलिक्यूल जो है वो सैचुरेटेड के साथ साथ स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। और केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है ये इसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड है। इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि सारे ही इसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इस वजह से इथेन के अंदर जो है वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस वजह से इथेन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इथेन के अंदर जो है
वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इथेन में होगा कि एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो उसकी जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट एंटर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कहलाता है। इथेन के ए जो मॉलिक्यूल है वो सैचुरेटेड है, स्टेबल है, वजह इसमें 7 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जिसके बाद हम आते हैं जनाब इधर देख लीजिएगा, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 1.4 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है। और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है ये होती है, ये कार्बन कार्बन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बात हो रही है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन में ये होती है 109.5। ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्रीज का। यहां पे देख लीजिए, आपको अब यहाँ सिग्मा पाई बॉन्ड, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के लिहाज से ये सारी बातें आपको बताई जा रही है। ठीक है भाई, ये आप देख लें। ये इसके बाद पहले इसको आप गौर से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पर आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो शो किया गया है विद सिग्मा बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइड्रोजन के पास एस ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन के पास एस ऑर्बिटल है, और कार्बन के पास sp3 है, और इस तरह से इनकी बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा किसी को? सबके क्लियर हो गया? चलें जी, ओके जी, अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इथेन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर। इसमें एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आप पहले पढ़ चुके हैं, दो नए हैं, और एक इसका बहुत, इसमें नोट्स के अंदर कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, मैं सिर्फ बुक वाले जो है उसको हाईलाइट करूंगा, बाकी चीजें हम स्किप कर देंगे। पहला मेथड है रिडक्शन बाय द रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड व्हेन रिएक्टेड विद नेसेंट हाइड्रोजन गिव्स ईथेन। नेसेंट हाइड्रोजन के साथ जब इथाइल आयोडाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं तो हम ईथेन हासिल कर लेते हैं। जब नेसेंट हाइड्रोजन के साथ हम इथाइल आयोडाइड को रिएक्ट करवाते हैं तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं, क्या ऑब्टेन कर लेते हैं? हम ऑब्टेन कर लेते हैं, क्या ऑब्टेन करेंगे भाई? ईथेन हम हासिल कर लेंगे। ईथेन जो है वो हम हासिल कर लेते हैं। लिहाजा अब हम देखते हैं जनाब, ये देखिएगा, C2H5I, C2H5I जो है ये इथाइल आयोडाइड है, ये इथाइल आयोडाइड है। इसको जब नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे? ईथेन ऑब्टेन करेंगे। तो हम ईथेन जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे, और ईथेन ऑब्टेन कर लेंगे बेटा C2H6 और प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, सेकंड देख लें, हाइड्रोलाइसिस इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये आप पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में। और मैंने आपसे कहा था बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं कि जो रिपीटेड हैं, यानी कि आपने कहीं प्रिपरेशन पढ़ी हुई है तो दूसरी जगह पर रिएक्शंस आ रहे हैं, कहीं रिएक्शंस पढ़ी हुई है तो दूसरी जगह पर प्रिपरेशन आ रही है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जो कि ग्रेगनार्ड रिएजेंट है।
तो देखिएगा इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, यहां नेसेंट हाइड्रोजन आप यूज कर रहे हैं, आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 में कि जब नेसेंट हाइड्रोजन होता है तो नेसेंट हाइड्रोजन इज मोर एक्टिव देन द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। तो नेसेंट हाइड्रोजन यूज करने की रीजन यहां पर ये होती है बेटा कि ये रिएक्शन फास्टर हो जाता है। अगर हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे तो वो रिएक्शन बिल्कुल होगा, C2H6 और HI बनेगा, लेकिन वो रिएक्शन स्लो होगा, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। इस वजह से हम नेसेंट हाइड्रोजन यूज करते हैं ताकि जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर के साथ इसको कंबाइन कराएंगे, हम ऑब्टेन क्या कर लेंगे, इथेन हम हासिल कर लेंगे। ठीक है बेटा, और मैग्नीशियम के साथ OH और I आ जाएगा। ये बात आप चैप्टर नंबर 8 में हम इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखें, ये वो आ गया कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन एंड इथाइन। हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब इथीन में हम निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का इजाफा करते हैं, ये एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हम ऑब्टेन करते हैं इथेन हासिल करते हैं। इथाइन में जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो ये 2 स्टेप्स में होगा। पहले इथाइन कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में, और फिर इथीन के बाद यानी कि इथाइन जो है वो इथीन में होगा और इथीन क्या हो जाएगा, इथेन में हो जाएगा। तो इथीन में सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, और इथाइन के अंदर जो है वो डबल स्टेप होगा। पहले इथाइन कन्वर्ट होगा इथीन में और फिर इसके बाद इथीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। सही है बेटा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन। इसके बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है, इसको जरा समझिएगा। वर्ड्स रिएक्शन क्या है कि दिस मेथड इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ एन methyl iodide with sodium metal yielding symmetrical alkane of even number of carbon atoms। वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड साइंटिस्ट का नाम है। वर्ड्स रिएक्शन के माने क्या है कि जब हम इथेन को या मिथाइल हैलाइड को, मिथाइल हैलाइड के माने अल्काइल हैलाइड, जब मिथाइल हैलाइड को हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, जब मिथाइल हैलाइड को हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, तो हम ऑब्टेन करते हैं इथेन। यानी कि इसमें क्या होता है कि जितने कार्बन एटम्स रिएक्टेंट में हैं उसका डबल कार्बन हासिल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में, इस पूरे टॉपिक में यही चीज पूछी जाती है। जब हम मिथाइल आयोडाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन की पहचान क्या है कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं। वर्ड्स रिएक्शन की पहचान क्या है, अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो दिस इज कॉल्ड वर्ड्स रिएक्शन। जो मीथेन है, जो अल्काइल हैलाइड है, इसका डबल हम अल्केन हासिल करेंगे। अगर अल्काइल हैलाइड में एक कार्बन है तो अल्केन 2 कार्बन की, और ये इवन नंबर में होगा। अगर अल्काइल हैलाइड में 2 कार्बन है तो अल्केन में हम 4 कार्बन का मेंबर हासिल करेंगे। अगर अल्काइल हैलाइड में 3 कार्बन है तो हम अल्केन में 6 कार्बन का मेंबर ऑब्टेन करेंगे। अगर अल्काइल हैलाइड में 4 कार्बन है तो अल्केन में हम 8 कार्बन का अल्केन हासिल करेंगे। जितने अल्काइल हैलाइड होंगे उसका ट्वाइस अल्केन का आप मेंबर ऑब्टेन करेंगे।
in presence of anhydrous ether with sodium metal। ये वर्ड्स रिएक्शन की पहचान है, इसको याद रखिएगा कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगा, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगा ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है बेटा, अब यहां देख लें, मिथाइल आयोडाइड सोडियम मेटल, ये बन जाएगा इथेन एंड सोडियम आयोडाइड। ये इवन नंबर है बेटा, इवन नंबर है। दो मॉलिक्यूल्स यहां पर कंबाइंड होते हैं कार्बन के, और जहां से हैलोजन, ये बहुत अच्छी तरह समझना भाई, जहां से हैलोजन बाहर निकलेगा, जहां पर हैलोजन होगा वो कार्बन आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। सेम प्रोडक्ट डबल नंबर के साथ, इवन नंबर के साथ, जहां से हैलोजन बाहर निकलेगा, जहां से हैलोजन बाहर निकलेगा वो कार्बन आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। अब जरा आप इसको देखिएगा बेटा, ये समझिएगा, इसके बहुत सारी इक्वेशन आती हैं और ये एमसीक्यूज में भी ये आ सकता है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अब जरा नोट करो, देखो ये फर्ज कर लो, मैं यहां पर लिखवा रहा हूं CH3 CH2 और Br Na ईथर के प्रेजेंस में। अब क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 के दूसरे मॉलिक्यूल का जो Br है वो CH2 के साथ मिल जाएगा, CH3 और प्लस NaBr। ये दो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होंगे, यहां भी 2 आ जाएगा, यहां भी 2 आ जाएगा। सही है। अब जरा गौर से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये देखना, अगर मैं यहां लिख रहा हूं CH3 CH3 और ये Br, इसको जरा मैं ब्रेक करके तुम्हें दिखाऊं और Na के साथ। अब देखना क्या बनेगा, इसको ब्रेक करके दिखा रहा हूं मैं, देखना दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे CH3 CHBr, ये पहला मॉलिक्यूल बना दिया मैंने। कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, दो, प्लस क्या आ जाएगा CH3, कंपाउंड देखें क्या बनेगा CH3 और ये Br। अब क्या होगा, ये Br और ये Br यहां से बाहर निकल जाएंगे, सही है बेटा, और ये वाला कार्बन इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा गौर से देखो, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3, मैं एज इट इज लिख रहा हूं, अब इसको हम अरेंज करते हैं। CH आ गया, Br निकल गया, इस CH के साथ क्या है CH3 है, सही है। अब इस CH के साथ क्या मिलेगा, ये वाला CH, ये आ गया CH। इस CH के साथ क्या है CH3 और CH3। अब जरा इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ मुझे, क्या बन जाएगा भाई, 1 2 3 4, ये बन जाएगा, या 1 2 3 4। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है इसको, अब आपने क्या करना है देखिएगा, ये जनाब यहां से ये देखना, यू बन जाएगी चेन बेटा, 1 2 3 4, क्या बन जाएगा ये 2 3 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ये बनेगा कंपाउंड 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। तो जो भी कार्बन, इसको अच्छी तरह समझ लो बेटा, ये एमसीक्यूज में आएगा, इनकम्प्लीट इक्वेशन में आएगा, जितने भी कार्बन होंगे आपने उस कार्बन को हैलोजन वाली साइड को कंबाइन करना है, सही है। एक और एग्जांपल मैं आपको करा दूं कि इसमें टाइम अभी कम है हमारे पास, एक और एग्जांपल आप देखें जरा, एक और एग्जांपल देखें भाई, गौर से देखिएगा, आप रिएक्ट करवा रहे हैं CH3 और Cl,
इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करें, प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा। इसके हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इसके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लिहाजा मैं 2 मॉलिक्यूल्स ना लिख रहा, आप गौर से देखना बेटा। 2 मॉलिक्यूल्स क्या है इसके? 2 मॉलिक्यूल्स आ गए क्या आ गए भाई? CH3, 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 Cl प्लस CH3, CH3, CH3 और Cl। अब ये Cl, ये Cl हट गया, और क्या होगा? ये जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ आकर मिल जाएगा। सही है। अब देखें प्रोडक्ट क्या बनेगा, गौर से देखना भाई। पहला मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं CH3, 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 ये पहला मॉलिक्यूल आ गया। Cl निकल गया यहां से। अब ये Cl, ये जो कार्बन इस कार्बन से मिल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? C, इस C के साथ क्या आ जाएगा? CH3, CH3 और CH3, इस तरह डबल मिल जाएंगे, और प्लस क्या आ जाएगा? NaCl। अब इसका आप नाम कैसे लिखेंगे बेटा? ये स्ट्रेट चेन बन जाएगी, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा? अब ये 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। टोटल कार्बन हो गए 8। टोटल कार्बन कितने हो गए? 8 हो गए। और कंपाउंड का नाम क्या बन गया? 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ये कहलाएगा वर्ड रिएक्शन। जितने कार्बन होंगे अल्काइल हैलाइड में, जितने कार्बन होंगे अल्काइल हैलाइड में, उसका डबल आप कंपाउंड ऑब्टेन करेंगे अल्केन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, और इसको रिकॉर्डिंग जो आपके पास आएगी उसको प्रॉपरली देखिएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद में जल्दी से इसके रिएक्शन का, तो हमारा एक टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं है पेपर इसलिए आपके बुक में, इसको आप छोड़ दें। केमिकल रिएक्शन देख लें बेटा। केमिकल रिएक्शंस, पहला कंबस्शन रिएक्शन है। कंबस्शन रिएक्शन आपको पता है क्या होगा? कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो और आप ऑब्टेन करें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑब्टेन करेंगे, इसको हम बर्निंग रिएक्शंस कहते हैं। ये कंबस्शन रिएक्शन आ गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेकंड जो है वो इथेन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाएगा बेटा। पायरोलाइसिस भी छोड़ दें, पायरोलाइसिस भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सारे एडिशनल लिखे हुए हैं इस वक्त आपके पास। हेलोजिनेशन रिएक्शन है, ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि C2H6 को हम Cl2 के साथ कंबाइन कराएंगे, हम ऑब्टेन करेंगे C2H5Cl और HCl। दो रिएक्शंस आपके कोर्स में, आपके बुक में है। एक रिएक्शन जो है वो हेलोजन रिएक्शन है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कि इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है? इसमें एक हैलोजन बाहर जाएगा और एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, और एक हैलोजन का इसमें इजाफा हो जाएगा। ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक इसका होता है कंबस्शन रिएक्शन, कि जब हम इथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। सही है बेटा? क्लियर है यहां तक? तो अब मुझे ये बताएं, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। नहीं, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो बेटा, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख दें। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया क्या, क्योंकि आपकी बुक में जो मैंने पेन से आपको मैंने इक्वेशन लिखवाई है, ये तुम्हारी बुक में नहीं है, लेकिन पेपर में आई हुई है। ठीक है ना? तो अगर कोई नया फॉर्मूला आ जाए, कोई नया मॉलिक्यूल आ जाए, तो आप वहां से इस तरह अपने इक्वेशन को आप कंप्लीट कर सकते हैं।
कि जिन कार्बन के साथ हैलोजन है उन कार्बन को वहां से हटा दें, हैलोजन को हटा दें, और उन दोनों कार्बन को आपस में आप कंबाइन कर देंगे, तो आपके पास न्यू प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। आपके पास जो है वो न्यू प्रोडक्ट आ जाएगा। आपने जो है क्या करना है, आपने क्या करना है कि आप जो है ना, आप जो है वो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स मिले, लेकिन कैसे मिलेंगे ये आपको बता दिया मैंने। बाकी क्लियर है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ भी बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। सबके बात समझ में आ गई? सबकी समझ में आ गया बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलो जी, ठीक है जी, ठीक है। चले जी, तो आज हमारा टॉपिक ये हमारा एक हो गया बेटा। अब इथीन, इथाइन और क्या रह गया, बेंजीन। तो इंशाल्लाह ताला फटाफट करके और फिर हम कुछ नोमेनक्लेचर वगैरह रिवाइज कर लेंगे। ओके बेटा, दैट्स ऑल टुडे।